हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम एक बर्ड की बात करने वाले हैं जो नॉन स्टॉप फ्लाइट लेता है 5 दिन के लिए फ्रॉम जापान टू ऑस्ट्रेलिया अंडर थ्रेट, यानी अपने सर्वाइवल के लिए। इस बर्ड के हैबिटाट के बारे में, इस बर्ड के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। माइग्रेटरी बर्ड्स यही होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, चाहे फूड की सर्च में या ब्रीडिंग के लिए, कोई भी रीज़न हो सकता है, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो ये बर्ड का नाम है लेदम स्नाइप। ओके, लेदम स्नाइप ये शोर बर्ड है जो कि नॉन स्टॉप जापान से ऑस्ट्रेलिया साल में 2 बार ट्रैवल करता है, जब तक इसकी लाइफ है तब तक। ये माइग्रेटरी बर्ड है, ब्लैक बर्ड जैसा दिखता है, साइज नॉट दिखता नहीं है वैसा, ब्लैक बर्ड का जितना साइज रहता है वैसा उतना इसका साइज है। और ये माइग्रेशन अपनी कंप्लीट करता है जापान से ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे थोड़ा वार्म क्लाइमेट होता है, वार्म क्लाइमेट के लिए ये मूव करता है और ऑस्ट्रेलिया में रह के ये फिर से जापान आने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है, जिसको आप बोलेंगे रिटर्न फ्लाइट के लिए, क्योंकि वापस जापान आके इसका ब्रीडिंग सीजन रहता है। तो ये रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, हैबिटेट ऑफ बर्ड दैट फ्लाइज नॉन स्टॉप फॉर 5 days फ्रॉम जापान टू ऑस्ट्रेलिया अंडर थ्रेट डाउन टू अर्थ में प्रिंट हुआ था। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, हर देश का यही हाल है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं बट करना बहुत मुश्किल है, हो नहीं पा रहा हम लोगों से। अब वेटलैंड हैबिटेट है इसका, इस बर्ड का, लेदम स्नाइप का। अब ये हैबिटेट खतरे में है क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है और डेवलपमेंट अनसस्टेनेबल तरीके से हो रही है। हम जिस भी तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं इसके हैबिटेट को, उससे नुकसान हो रहा है, उस पर प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए इस छोटे से बर्ड के लिए काफ़ी रिस्की हो रहा है, इसलिए ये माइग्रेट करता है। लेदम स्नाइप जो है ये नॉर्दर्न जापान में ब्रीड करता है। इसका ब्रीडिंग सीजन मैंने आपको बताया जापान में ही होता है, क्योंकि ये जापान से ऑस्ट्रेलिया मूव करके आता है। ऑस्ट्रेलिया में ये थोड़ी देर रहता है लेकिन रिटर्न फ्लाइट फिर से जापान लेता है फॉर ब्रीडिंग। तो ये ब्रीड कहाँ करता है? नॉर्दर्न जापान में, और कुछ पार्ट्स है रशिया के वहाँ पे ड्यूरिंग मई टू जुलाई। सो मई टू जुलाई ये आपको जापान या रशिया में मिलेगा वहाँ पे। उसके बाद ये अपना नॉन ब्रीडिंग सीजन इसका सितंबर टू मार्च का है, जो वो ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न कोस्ट पे ये बिताता है। तो देखिए जापान से ये ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आ रहा है, ब्रिस्बेन, सिडनी जहाँ पे है, तो ये इस एरिया में माइग्रेट करके नॉन स्टॉप फ्लाइट लेके आता है। अब बाकी के जो माइग्रेटरी शोर बर्ड्स हैं उनको बहुत सारे बर्ड वॉचर्स देखने के लिए आते हैं, उन्हीं की तरह इसका भी इनक्रेडिबल एंड्योरेंस है। इनक्रेडिबल एंड्योरेंस क्यों? क्योंकि नॉन स्टॉप 5 दिन की फ्लाइट में इसकी कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाती होगी, राइट? और ओशन के ऊपर फ्लाइट ले रहा है, ब्रीडिंग और नॉन ब्रीडिंग ग्राउंड्स के बीच में। ब्रीडिंग ग्राउंड क्या है इसका? जापान। नॉन ब्रीडिंग ग्राउंड क्या है इसके लिए? ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न कोस्ट। और जब ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, ऑस्ट्रेलिया आता है नॉन स्टॉप फ्लाइट लेके, तो माल नरिश्ड होता है क्योंकि इसकी सारी एनर्जी, कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। फिर ये ऑस्ट्रेलिया के जो समर मंथ्स हैं वहाँ पे अपना टाइम बिताता है, अपनी स्ट्रेंथ फिर से बिल्ड करता है क्योंकि इसको फिर से जाना है, एंड बॉडी फैट टू कंप्लीट इट्स लॉन्ग रिटर्न फ्लाइट। तो बॉडी फैट फिर से एक्यूमुलेट करता है बिकॉज वो सब ये बर्न करेगा कब? अपने नॉन स्टॉप फ्लाइट में। बाकी माइग्रेटरी बर्ड्स जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, लेदम स्नाइप बहुत ज़्यादा लार्ज फ्लॉक्स में आपको नज़र नहीं आएगा कि बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में ये आ रहा है या फिर बहुत से लोग इसको देखने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। उल्टा ये समर में ऑस्ट्रेलिया में आके छुप जाता है, थिकली वेजिटेटेड जो वेटलैंड्स हैं वहाँ पे जाके अपने आप को हाइड कर लेता है, ताकि लोकल प्रेडेटर्स इसको मार ना डालें। एक तो बेचारा इतने दूर उड़ के आता है और फिर यहाँ पे कोई प्रेडेटर का शिकार हो गया तो जर्नी तो इसकी वेस्ट होगी, इसलिए खुद को हाइड करके रखता है कि जो लोकल प्रेडेटर्स हैं, एनिमल्स हैं वहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, उनके हाथों इसका शिकार ना हो जाए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस बर्ड के? ब्राउन कलर के, ये देखिए आपको बहुत सुंदर से, खूबसूरत से इसके फेदर्स दिखेंगे और ये इसको हेल्प करते हैं कैमोफ्लेज करने में वेटलैंड्स में। बड़ी बड़ी आंखें हैं इसके हेड पे, और इन आंखों की वजह से ये दूर तक देख सकता है। एक्सेप्शनल आई साइट है इसकी, तभी ये डेंजर्स को रात में भी स्कैन कर सकता है और खाने में भी, मडी एरिया में भी अपना खाना ढूंढ लेता है बिकॉज ऑफ इट्स बिग आइज, लार्ज आइज। अल्टीमेट सन सीकर है, वार्म क्लाइमेट इसको पसंद है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ब्रीड करता है जब वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है,
एंड जैसे ही नो बर्फ़ पड़ती नहीं है, जब बर्फ़ वहाँ पे मेल्ट होती है, मेल्ट होने का मतलब ये है क्योंकि ये सन सीकर है, तभी ये ब्रीड करता है और वेदर वार्म होता है, फिर ये सदर्न हेमिस्फेयर में आ जाता है स्प्रिंग रेन्स के टाइम में वार्म वेदर के लिए फूड रिच वेटलैंड्स में ये मूव करता है, तो इट इज़ अल्टीमेटली अ सन सीकर। फिर उसके बाद नॉन ब्रीडिंग टाइम ये अपना ऑस्ट्रेलिया में खाने पीने में बिताता है। इसकी ये बर्ड ही अच्छा है कि इसकी एक टाइम जापान में निकलता है, फिर ऑस्ट्रेलिया ये खाने पीने के लिए जाता है, रेस्ट करने के लिए जाता है, नए फेदर्स ग्रो करने के लिए जाता है, फ्लाइट जो वापस रिटर्न फ्लाइट है उसको प्रिपेयर करने के लिए ये आता है, क्योंकि इसको फिर से जापान ब्रीडिंग सीजन के लिए आना है। पहले लेथम स्नाइप का नाम होता था जापानीज स्नाइप और बहुत ही पॉपुलर गेम बर्ड था। हंटिंग में इसको हंटिंग स्पोर्ट्स जो थी, पहले लोग इसको शिकार करते थे, तभी इसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गया। 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इसका कम हुआ है बिकॉज हंटिंग स्पोर्ट में इसको यूज़ किया जाता था। साइंटिफिकली इसका नाम क्या है? गैलिनागो हार्डविकी। मीडियम साइज़ है, लॉन्ग बिल्ड है, यानी इसकी जो बीक है काफ़ी लॉन्ग है। माइग्रेटरी बर्ड है, ईस्ट ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे यानी जापान से ऑस्ट्रेलिया आता है। 29-33 सेंटीमीटर लेंथ है। विंग्स इसके 50 to 54 सेंटीमीटर। वेट इसका 150 to 230 ग्राम है। अब IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न, तो ऐसा कुछ खतरा नहीं है, इसको लीस्ट कंसर्न है। अब देखिए, एक अग्रीमेंट साइन हुआ जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, माइग्रेटरी बर्ड अग्रीमेंट 1981 में ये साइन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हंटिंग जो है इसकी, स्नाइप हंटिंग दोनों ही देशों में बंद हो गई। तो इस बर्ड के पॉपुलेशन को यहाँ से फ़र्क पड़ा, क्योंकि पहले तो इसको स्पोर्ट में हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन अभी भी खतरा मेजर यही है कि वेटलैंड हैबिटेट जो है इसका, जो इसका घर है, हैबिटेट क्या होता है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, वो आज भी खतरे में है और वो कम होता जा रहा है लैंड डेवलपमेंट के चक्कर में, और वेटलैंड्स आपके ड्राई भी होते जा रहे हैं, तो इसके हैबिटेट को खतरा है। अंडर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट, any grouping of 18 और more snipe at wetland site is considered nationally important। तो इनके एक्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया में एक साथ अगर इनको 18 या 18 से ज़्यादा बर्ड्स दिखते हैं तो उसको नेशनली बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन इतना इम्पोर्टेंस देने के बाद भी जो डेवलपमेंट है ऑन स्नाइप हैबिटेट कि हम इसके हैबिटेट को बचाएं, अभी उस पर कुछ ज़्यादा काम नहीं किया जा रहा। कोई फॉर्मल प्रोटेक्शन जो है इसके वेटलैंड्स को, जो इसके हैबिटेट्स हैं, वो नहीं दी जा रही। 2014 में एक प्लान triggered by a plan to allow housing construction on an important snipe wetland area। तो एक वेटलैंड एरिया पे हाउसिंग कंस्ट्रक्शन करने को कह दिया था, लेकिन उसके बाद एक टीम थी पैशनेट रिसर्चर और सिटीजन साइंटिस्ट की, जो साथ होके उन्होंने इसको मॉनिटर किया कि इस बर्ड को किस तरह से साउथ वेस्ट विक्टोरिया में हमको बचाना है, क्योंकि इसका हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। और 1 साल मॉनिटरिंग करने के बाद लेथम स्नाइप प्रोजेक्ट एक्सपैंड हो गया। बाकी विक्टोरिया से शुरू किया उन्होंने, बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी एक्सपैंड हो गया, क्योंकि बहुत सारे वॉलंटियर्स, प्रोफेशनल्स, इन्वायरमेंटलिस्ट, कंजर्वेटर्स इस मुहिम के साथ जुड़ गए कि हमको वेटलैंड्स को प्रिजर्व करना है। अब इसको मॉनिटर करते करते 2 चीज़ें क्लियर हुई, कुछ पैटर्न्स क्लियर हुए कि लेथम स्नाइप जो है वो अर्बन वेटलैंड्स में आता है। किन एरियाज़ में आएगा? ये इतनी देर माइग्रेट करके अर्बन वेटलैंड्स में आपको मिलेगा, और मेजॉरिटी ऑफ दीज इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैव नो फॉर्मल प्रोटेक्शन। और ये जो अर्बन वेटलैंड्स हैं, इनको कोई भी फॉर्मल प्रोटेक्शन नहीं है। यानी किससे प्रोटेक्शन देना है? डेवलपमेंट और डिस्टर्बेंस से, वो दोनों है, इसलिए वेटलैंड जो है वो डिस्ट्रॉय होते जा रही है। मॉनिटरिंग के टाइम पे इनको पता चला। अर्बन डेवलपमेंट अभी भी होती जा रही है और लेथम स्नाइप का हैबिटेट आज भी खतरे में है। बहुत सारे स्नाइट्स हैं जहाँ पे ये बर्ड जाता है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, वो आज रिस्क में है, क्योंकि वहाँ पे घर बन रहे हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और वेटलैंड्स का ध्यान वहाँ पे नहीं रखा जा रहा। तो रिसर्चर्स और सिटीजन साइंटिस्ट जो हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो कितना काम कर पाएंगे अगर गवर्नमेंट की हेल्प नहीं मिलेगी। वो डिज़ाइन कर रहे हैं कि हम कंजर्वेशन एरियाज़ बनाएंगे, डेवलपमेंट भी हो और डेवलपमेंट एरिया के साथ साथ कंजर्वेशन साइट्स भी बने, ताकि हम वेटलैंड्स को इस स्नाइप बर्ड के लिए प्रोटेक्ट कर सकें, रिस्टोर कर सकें।
क्रिटिकली इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप यही है कि लोकल प्लानिंग स्कीम्स में ये वे फॉरवर्ड है, चेंज लानी है, ताकि वेटलैंड्स को रिकग्नाइज करके सेव किया जा सके, ताकि इस तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स एक्सटिंक्ट ना हो जाएं। आज तो लीस्ट कंसर्न है, लेकिन पॉपुलेशन खत्म होते हुए वक्त नहीं लगता अगर इनका हैबिटेट नहीं बचेगा तो। अब यहाँ पे एक सवाल है आपके लिए, क्योंकि अब ये बर्ड न्यूज़ में रहा है तो हो सकता है आपके एग्जाम में आए। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देखिए लेदम स्नाइप की। इट इज लिस्टेड एज vulnerable under IUCN Red List. Statement 2 is it breeds in northern Japan and parts of eastern Russia during May-July and spent its non-breeding season September to March along India's eastern coast. तो बताइए सही आंसर क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट्स हमने डिस्कस की हैं आज के लेक्चर में, या फिर टेलीग्राम पे आपको एक पोल इसी क्वेश्चन का मिलेगा, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। PDF भी आपको वहीं मिलेगा। बाकी आप वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। कोर्सेज की जानकारी के लिए स्मार्ट कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।